आज हम आए हैं बोकारो का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाने वाला BGH बोकारो जनरल हॉस्पिटल, और उसमें हम मिलते हैं डॉक्टर आके गौतम हैं। डॉक्टर आके गौतम यहाँ पर BGH में डिप्टी CMO हैं, और साथ में यहाँ पर कोविड के नोडल ऑफिसर भी हैं। तो उनसे हम कोविड से संबंधित कुछ सवाल करेंगे और इनसे सलाह भी लेंगे कि जनता को क्या सलाह देंगे कि किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, और कोविड-19 अभी है क्या, अभी किस हालात में है। आप बोकारो पे हर मरीज को जो कि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनकी आपकी निगरानी में सभी का इलाज हुआ है। तो आप इसके नोडल ऑफिसर बचे हैं, तो आप क्या अनुभव इतने दिनों में क्या अनुभव किए? ये जो अनुभव है ये लाइफ टाइम अनुभव, अगर आप अनुभव की बात करें तो ये लाइफ टाइम का एक अनुभव है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की जो महामारी और इस वेग से और इस भयावहता के साथ जो आई है वो 100 साल पहले करीब 1918 में आई थी, स्पेनिश फ्लू के रूप में। जिस वक्त हम लोग तो नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने भी उसको देखा होगा, जिनको भी याद है, वो एक बहुत ही भयावह स्थिति पूरे विश्व में आई थी, जिसमें इस तरह से बहुत सारे करोड़ों लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोग बेघर हुए थे। लॉकडाउन जैसे इस समय आप सिचुएशन देख रहे हैं उस समय भी पूरे विश्व में था। तो जहाँ तक अनुभव की बात है, ये तो एक अनुभव बहुत बड़ा सबक, बहुत चीज़ें सिखा के गया है हम सबको, हम पूरे देश को, पूरे विश्व को। और अनुभव की बात करूं कि अगर आने वाले समय में या जो हमने गलतियां की हम इसे सबक नहीं लेते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में 20 फरवरी पिछले साल 2020 में 20 या 26 फरवरी था वो पहला जो कोरोना पॉजिटिव केरल में जो वहाँ वुहान से आई हुई जो मेडिकल की छात्रा थी वो पाई गई। उसके बाद से अब तक हमने देखा है कि किस तरह से इसका ग्राफ बढ़ा है, और पिछले साल हम लोग लॉकडाउन से हम लोग भली भांति परिचित हुए। लॉकडाउन क्या होता है, किस प्रकार से पूरा विश्व अपने घरों में सिमट गया। सभी तरफ जितने रोड, सड़क और जो होटल थे सभी सुनसान हो गए थे। कितना भयावह स्थिति सर ने बताया, किस तरह भयावह स्थिति है। सर, वर्तमान में जो ये कोविड-19 से सर ये है, इसका अभी पिछले की अपेक्षा अभी इसका क्या स्वरूप है? अधिक गंभीर है या वही स्वरूप चल रहा है इसका? जी, मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूँ मीडिया के थ्रू और बाकी जैसे हम जो भी प्रोग्राम चलाते हैं कि कोरोना हमारे नया नहीं है। 2 बार पहले भी कोरोना का जो अतिक्रमण हो चुका है, इसका संक्रमण हो चुका है हमारे देश में, विश्व में। पहले 2003 में आया था और 2012 में एक बार सार्स के रूप में, एक मर्स के रूप में आया था। उस समय जो मोर्टेलिटी थी कम से 10% और 30% करीब थी मोर्टेलिटी, मरने वालों की संख्या। तो हम ये देखेंगे कि 2002 में भी हमने इसका सामना 2003 में इसका सामना कर चुके हैं, और दूसरी बार 2012 में भी इसका सामना कर चुके हैं, और मौतों का आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा था। अंतर ये है इस बार जो ये हमारा 2019 दिसंबर से हमने जिस स्थिति का हमने सामना करना शुरू किया था, अंतर ये आया है कि इस बार का जो ये संक्रमण है, ये इसकी जो क्षमता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की, ये बहुत ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। पहले की अपेक्षा इसमें जो संक्रमण या ट्रांसमिशन करने की जो क्षमता है वो कम से कम 10 गुना ज़्यादा है। इस वजह से ये जो लॉकडाउन का स्वरूप आप देख रहे हैं, जो हम कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, इसके पीछे यही वजह है। क्योंकि अगर हम इसको समय रहते नहीं रोकेंगे, इसको कंटेन नहीं करेंगे, इसके ट्रांसमिशन जो चेन है उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, बहुत बड़ी आबादी इसकी चपेट में आएगी, और फिर उससे जो मौतें होंगी उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इस मामले में पहले के जो हमारे कोरोना के संक्रमण हुए थे उससे ये अलग है। तो पहले प्रारंभ में जो लॉकडाउन लगाया गया, पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, अभी तो लॉकडाउन में छूट दे दिया गया, पूरी तरह से खोल दिया गया सभी। अभी स्कूल भी खुल चुके हैं, बाजार भी खुल चुके हैं, मॉल वगैरह भी खुल चुके हैं।
तो ये क्या इसका संक्रमण का जो क्षमता वो कम किया गया है? देखिए, फेज वाइज जो हमारे लॉकडाउन है उनको हटाया गया। किसी भी संकट का सामना गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक की तरफ से इसी तरह से किया जाता है। इनिशियल स्टेज में हम उसको रोक लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है, और एक हद तक हम लॉकडाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। तो भारत सरकार ने भी अपनी क्षमताओं के अनुसार, जैसा उनकी पॉलिसी थी उसके हिसाब से उन्होंने कई बार लॉकडाउन लगाया और क्वारंटाइन के नियम भी उन्होंने बनाए, ट्रैवल को भी उन्होंने बैन किया, ट्रैवल भी रिस्ट्रिक्ट किया, और धीरे धीरे करीब करीब 1 साल होने जा रहे हैं। 1 साल हो ही गए हैं, क्योंकि फरवरी दिसंबर में ये हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई थी, वुहान में सबसे पहला केस जो डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से 1 साल पूरे हो चुके हैं। और अब ये नौबत है कि अब हमारे पास वैक्सीन भी आ चुकी है और काफ़ी कुछ हमने इस क्षेत्र में प्रगति की है, चाहे वो टेस्ट के मामले में हो, चाहे इलाज के मामले में हो। धीरे धीरे हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि लॉकडाउन और बाकी चीज़ों पे जो प्रतिबंध थे, जो भी आवागमन के साधन हों, चाहे स्कूल कॉलेजेस हों, उनको ग्रेजुअली हम धीरे धीरे नॉर्मल फेज में ले आए, और इस दिशा में धीरे धीरे सरकारों ने प्रयास किया है और नॉर्मल स्थिति में आ रही है। जी, अभी हम देख रहे थे कि नॉर्मल स्थिति में हम लोग आ रहे हैं और 1 साल लगभग हो गया और हम लोग इस चीज़ को हम पूरे विश्व में नहीं झेला है। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया है और इस बार बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफ़ी अधिक उन्होंने इसके प्रति जो है वो जागरूकता दिखलाई है और काफ़ी अधिक बजट भी इसके लिए पास किया गया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र तो निश्चित ही ये होगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था कोरोना, और पूरे विश्व में कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया, कुछ नेताओं के द्वारा ऐसा किया गया। इसमें ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? जी, ये मैं भी जब सोशल मीडिया में, हालांकि अब तो कम हो गया है, लेकिन शुरुआत में ज़्यादा अफवाहें थी और हम सब इसी बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि लोग पैनिक ना हो, अफवाहों पे ध्यान न दें, जागरूकता फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं। ये हम बार बार इस चीज़ को लोगों के सामने रख रहे थे, बोल रहे थे, और मैंने भी कुछ वीडियो इसके रिगार्डिंग देखे हैं जिसमें लोग इसको पूरी तरह से अफवाह बताते थे। कुछ वीडियो में बताते थे कि ये मामूली इन्फ्लुएंजा है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी करार देते थे। जी, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह के केसेस हमने देखे हैं और पूरे विश्व ने देखा है, तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को गुजारिश करूँगा कि चीज़ों को गंभीरता से लें। जो भी गाइडलाइन हमारी सरकार द्वारा जारी की जाती हैं, जो भी जागरूकता अभियान अलग अलग तरीके से चलाया जा रहा, आप तक पहुंच रहे हैं, उसमें सहयोग करें, जांच कराएं और उचित इलाज पाएं। ये क्योंकि मैंने देखे हैं हमारे यहाँ शुरू में, जैसे हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक आते थे, जिसमें मरीज में कोई बीमारी के लक्षण नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है। जी, इस तरह के केसेस जब आने शुरू हुए, उस समय अफवाहों का बाजार ज़्यादा गर्म था। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे पास सीरियस मरीज आने लगे, तब लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, ये बीमारी है, इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने फेफड़े की पोजीशन देखी है सीटी स्कैन में, लोगों को खराब होते हुए देखा है, वेंटिलेटर पर चढ़ते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। तो जो भी प्रयास हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारी सरकारें कर रही हैं, उसको मैं आपके माध्यम से जनता को बोलना चाहता हूं कि उसको गंभीरता से लें और पूरा सहयोग करें। बोकारो में सर कितनी संख्या होगा, कितने लोग को आपने ठीक किया है? देखिए, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, ये पूरी टीम का काम होता है। बोकारो में हमारा जो जिला प्रशासन है उसका पूरा सहयोग रहा है। हमारा जो बोकारो जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी करीब भी 800-900 पेशेंट भर्ती हो चुके हैं और मौतें भी ऑफकोर्स करीब 30 मौतें हो चुकी हैं। तो काफ़ी कुछ गंभीर मरीज भी आए थे, कुछ ऐसे मरीज भी आए थे जिनमें हमको बहुत ज़्यादा गंभीर लक्षण नहीं थे, वो भी ठीक होके गए हैं।
और काफ़ी कुछ गंभीर मरीज भी थे जिनको भी हम लोगों ने ठीक करके भेजा है। समस्या उनमें आती है जिनकी उम्र ज़्यादा है और उनको अन्य बीमारियाँ, चाहे वो हार्ट की बीमारियाँ हों, फेफड़े की बीमारियाँ हों, चाहे किडनी की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, ऐसे मरीज हमारे लिए एक हमेशा चुनौती रहे हैं। ऐसे मरीजों को ठीक करके भेजने में हमको ज़्यादा खुशी का एहसास हुआ। जी, अभी हम लोग देख रहे थे कि वर्ल्ड में कहीं भी लगता है ये मतलब समाचार में हम लोग देखते आ रहे हैं कि इसने अपना स्वरूप को बदल लिया है और भी डेवलप करके ये फिर से पुनः पूरे विश्व में छाने को तैयार है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिनों से हमारे पास जो न्यूज़ आ रही हैं कुछ, क्योंकि देखिए ये बीमारी जो है ये वायरल बीमारी है जी। हम लोग जो भी साइंस के स्टूडेंट वो सब अच्छी तरह से समझते हैं इसको कि वायरस का एक बेसिक जो लक्षण होता है कि वो अपना एंटीजेनिक कैरेक्टर चेंज करता रहता है जी। अपना स्वरूप चेंज करता रहता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये है हमको देखना है कि बहुत सारे स्ट्रेन है इसके पूरे विश्व में, अलग अलग स्ट्रेन पाए गए हैं। हाल में हमने जैसे ब्रिटेन का स्ट्रेन आया, फिर साउथ अफ्रीका का सुनने में आया, फिर ब्राज़ील का सुनने में आया। तो उनकी सबसे खतरनाक चीज़ यही है कि उनकी जो ट्रांसमिशन की क्षमता है वो हमें चिंतित करती है। बहुत सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। हमारे वैक्सीन भी आ चुकी है, एफिकेसी भी बहुत कुछ बात हुई, उसके साइड इफेक्ट पे भी बात हुई। हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, उन्होंने आनंद फानंद में इमरजेंसी के तौर पे ये वैक्सीन तैयार की है। आमतौर पे वैक्सीन तैयार करने में सालों लग जाते हैं जी। इसको इमरजेंसी में तैयार किया है, पूरी अपनी जितनी क्षमता थी उसका उपयोग किया है और लगनी शुरू भी हो गई है। आप सबको मालूम है हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुकी है, फ्रंट लाइन वर्कर को लग रही है, फिर 50+ वालों को लगनी शुरू होंगी। तो उनकी क्षमताओं पे भरोसा करें। हमारी जो सरकारें हैं जो कर रही हैं उनको पूरा सहयोग करें। और जहाँ तक आपने बात किया कि अलग अलग स्ट्रेन ये नेचुरल आएंगी, तो उस पर भी हम और हमारे वैज्ञानिकों की पूरी नज़र है। जैसा होगा समय समय पे हम उसको गाइडलाइन में लाते रहेंगे। जो भी हम लोगों को हिदायत देंगे वो उम्मीद करते हैं वो पालन करेंगे। और जो भिन्न स्ट्रेन पाए गए हैं जी। उनको हम एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि मैनेजमेंट में, क्योंकि हमको 2-3 चीज़ें अभी भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ उस स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं है कि ये फलाना स्ट्रेन वहाँ पाया गया या फलाना स्ट्रेन वहाँ पाया गया, इसलिए हमको चिंता करना है। हमको चिंता इस बात का भी करना है और इस चीज़ को अच्छी तरह समझना है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीन लगनी जरूर शुरू हो गई है, केसेस बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमको मास्क का उपयोग करना है, डिस्टेंस बनाए रखना है, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना है और जो हैंड हाइजीन बोला जाता है इम्पोर्टेंट चीज, उसका पूरा प्रयोग करना है और उपयोग करना है, उसका पालन करना है। अन्यथा क्या होगा वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, देखना पड़ेगा। और एक बहुत सवाल उठता है कि क्या कोरोना संकट जो अभी तक हम लोग झेल रहे हैं, ये इसी के साथ जीना पड़ेगा या इसको खत्म हो सकता है? बहुत सारे किंतु परंतु हैं। अभी की डेट में, अब जैसे हम अपने देश की बात करें तो अभी तक हमने 20.7 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। एक अच्छी खासी तादाद है जो हम लोगों ने परफॉर्म किया। कल की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। और जो मौतें हैं अभी तक 1.55 लाख हो चुकी है हमारे देश में। अच्छी खासी तादाद है मरने वालों की संख्या। और 1 करोड़ से ऊपर, करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। उम्मीदें उज्जवल हैं। उम्मीद करते हैं जिस हिसाब से केसेस कम हुए हैं, पहले का हमारा 70-80 हज़ार क्या पर डे आता था, अब 1,000-2,000 तक सिमट गया है। ठीक है, बहुत कम हो गए हैं केसेस। और अगर हमने सबक लिया, ये जो भी स्वच्छता का जो सबक लिया,
जो भी हमने समय समय पर जो गाइडलाइन आई और मास्क, हैंड हाइजीन और डिस्टेंस का पालन किया, तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि ये बीते हुए कल की बात होगी, अन्यथा हमको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई डॉक्टर आके गौतम ने कि इसके साथ जीना पड़ेगा और हमें ये जान लेना पड़ेगा कि हमें इसके साथ जीना है तो सुरक्षित भी रहना, सुरक्षा जो भी बताया जाए, जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उस गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और मैं इनसे एक अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो जनता देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे, साथ में ये कि सरकार क्या करे और लोग क्या करें, क्योंकि अभी मॉल और स्कूल भी खुल चुके हैं, बाजार में मैं देख रहा हूँ कि बाजार भी पूरी तरह खुल चुके हैं, कहीं भी किसी तरह का सोशल डिस्टेंस का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है और मास्क की भी बहुत कमी है, मतलब दिख रही, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं। जैसा पहले जीवन था कोरोना काल के पहले, उस तरह का जीवन में लोग अभी आ चुके हैं। तो अब इन लोगों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को जिए, और साथ ही सरकार को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए? जी, शुरू में ही आपने बता दिया था कि सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है, लेकिन यहाँ मैं ये बिल्कुल पूरे जोर दे के बोलना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत सारी कमियाँ हैं। हमको निचले स्तर तक इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हमको सुपर स्पेशलिटी खोलने से ज़्यादा ज़रूरत है कि गांव-गांव में, हर शहर में छोटे छोटे जो भी हमारे हेल्थ सेंटर हैं उनको मजबूत किया जाए। और एजुकेशन पे जो सरकार, एजुकेशन और हेल्थ जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी समाज का, किसी भी देश का, उस पर सरकारों को ज़रूरत है कि उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह के संकट में सिर्फ सरकारों का ही दायित्व नहीं होता है। हम जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति, उसका भी अपना दायित्व होता है कि ये कुछ सोशल एटिकेट्स होते हैं, इस तरह के जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसको कंटेन करने के, या आप एक उचित दूरी बनाए रखें। जब तक जरूरी ना हो तब तक भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, और जाएं तो मास्क का उपयोग करें। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, ये एक मंत्र है, इसको हम मत भूलें, उसको हमेशा पालन करें। और मास्क और ये जो मैंने बोला डिस्टेंस और हैंड वॉश, अगर ये तीनों चीज़ें करते हैं आप, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सहयोग आपका सरकार के प्रति नहीं हो सकता। जी, धन्यवाद सर। ये बहुत ही अच्छा जानकारी, बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी हम लोगों को दिए हैं। और हमें चाहिए कि जो इन्होंने हमें सलाह दी है उस सलाह को माने। जो भौतिक दूरी है, सोशल फिजिकल डिस्टेंस को बना के रखें, साथ ही मास्क का उपयोग करें और हाथ धोना नहीं बोले, हाथ धोना ये सबसे बड़ा मंत्र इन्होंने बताया कि हाथ जितना धोइएगा वो ठीक रहेगा। तो हम लोग ऐसी ही सफाई तो हम लोग को रखना चाहिए, जितना सफाई रखेंगे और हम इससे कोविड-19 से लड़ सकते हैं और हो सकता है खत्म भी कर दें। और आगे हम जो हम लोगों ने ये कयास लगाया जाता है कि इसी के साथ जीना पड़ेगा, तो हम लोग इससे भी मुक्ति पा सकते हैं और इसको भी हरा सकते हैं। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। सोशल ये जो हमारी सरकारें काम कर रही है, साथ में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता का मदद और जनता का सहयोग जरूर चाहिए, तभी हम कोविड-19 पर जीत पा सकते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार, कैमरामैन रमेश कुमार के साथ, एमबी न्यूज़ से।